ओके बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम लोग जो है रियल नंबर पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जो बोर्ड पूछता है डायरेक्टली, उसके बाद हम लोग कुछ प्रॉब्लम आर डी शर्मा के करेंगे जो अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं रियल नंबर पे बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, थोड़ा सिंपल प्रॉब्लम है। यूज यूक्लिड डिवीजन algorithm to find HCF of 600 and 225। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज करते हुए आपको 600 and 225 का HCF निकालना है। ठीक है, एल्गोरिथम आपको पता ही है, वेल डिफाइंड स्टेप्स, इनका यूज करते हुए आपको निकालना है इन दोनों नंबर का HCF। चलो करते हैं। देखो इन दोनों नंबरों में क्या ये ग्रेटर है, तो 600 इक्वल क्या लिख सकते हो आप, 225 इंटू 2 प्लस 450 150। ठीक है, अब इन दोनों नंबरों का इस्तेमाल करोगे, ये दो नंबर यहाँ हो जाएगा 225 इक्वल 150 इंटू 1 प्लस 75। ठीक है, फिर इन दोनों नंबरों का इस्तेमाल करो। कब तक करना है, जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाता। तो 150 इक्वल कितना होगा, 75 इंटू 2 प्लस 0। अब मैंने बताया था जब भी रिमाइंडर जीरो मिले, ठीक उसके ऊपर वाला ये आपका HCF होगा। ठीक है, तो यहाँ HCF इक्वल कितना हो गया, HCF हो गया 75। इस क्वेश्चन का HCF क्या है, 75 हो गया ये क्वेश्चन। चलो अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 576। फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 546। 546 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ये आप लोअर क्लास में भी पढ़ते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, याद करते हैं 546। ठीक है, कितना होगा, 2 2 4, 2 7 14, 2 3 अब 3 से जाएगा 7 3 कितना होता है 10, 2 12, 3 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना होगा 91। फिर 13 से या 7 से करो, 7 या 13 कुछ भी कर सकते हो, 13 टाइम, फिर 13 1 टाइम्स। तो प्राइम फैक्टराइजेशन तो हो गया। ठीक है, क्या मिला, 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 13, ये आपका आंसर है। लेकिन इसी क्वेश्चन से रिलेटेड मैं एक और चीज बता दूंगा आपको। 546 इसी प्राइम फैक्टराइजेशन को आप इस तरह भी लिख सकते हो, जैसे यहां क्या है 546। अब आपको कुछ इस तरह एरो बनाना है। ठीक है, इस तरह बनाओ एरो। ठीक है, इसको किस तरह लिख सकते हो आप, 546 को 2 इंटू 273। ठीक है, फिर 273 को क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 91, 3 इंटू 91। फिर 91 को कैसे लिख सकते हो, 7 इंटू 13, 7 इंटू 13। 13 को क्या लिख सकते हो, 30 इंटू 1, 13 इंटू 1 को फर्दर फैक्टराइज कर नहीं सकते। तो इस फैक्टराइजेशन को आप इस तरह भी लिख सकते हो। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, ट्री डायग्राम। ठीक है, इस तरह भी लिखा जा सकता है, इसको ट्री डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, चलो ये भी हो गया क्वेश्चन। अगला करते हैं। अगला है इफ HCF ऑफ दिस, क्वेश्चन नंबर 3। इफ HCF of
306 and 657 is 9, then find LCM of 306 and 657। ठीक है, देखो दो नंबर है, ये दोनों, इनका एचसीएफ कितना है 9, और इन दोनों का एलसीएम आपको निकालना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि दो नंबरों का प्रोडक्ट ए इंटू बी क्या होता है, एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी इंटू एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी, मैंने बताया। ठीक है, अब इसको करते हैं। अच्छा, ये दो नंबर क्या है, ये दोनों, तो 306 इंटू 657 इक्वल एचसीएफ ऑफ ए बी, ये दिया है एचसीएफ ऑफ ए बी कितना है 9 है, 9 इंटू ये क्या है, ये निकालना है एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी, ये निकालना है आपको। ए कॉमा बी का मतलब ये दोनों नंबर। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा 306 इंटू 657 अपॉन 9। ठीक है, 306 है, चलो तो 3 से कैंसिल आउट करो, 3103। ठीक है, कुछ नंबर गड़बड़ मैंने लिया गया, 306 576 657। ठीक है, 3 से इसको भी कैंसिल आउट किया जाए, 3 2 जा 6, 3 1 जा 19। ठीक है, तो 103 इंटू 219 ये है आपका आंसर। मल्टीप्लाई करो 219 एंड 103 कितना होगा, 7 5 6, ये 0 0 0, फिर 9 1 2, 7 5 5 2 2 कितना है 22557। ठीक है, देख लेना कैलकुलेशन। ठीक है, हो सकता है कुछ माइनर मिस्टेक हुई है, तो ये है, इसका यूज करना था आपको, और एलसीएम ऑफ बेस नंबर निकालना था। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई दिस इज कंपोजिट नंबर। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन व्हाई 5 इंटू 7 इंटू 11 प्लस 11 इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, आपको बताना है ये नंबर कंपोजिट क्यों है। तो कंपोजिट का मतलब क्या होता है, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। ठीक है, इस नंबर पे आपको गौर फरमाना है। तो 5 इंटू 7 इंटू 11 प्लस 11 है। अब देख सकते हो ये मल्टीप्लाइड है और ये प्लस 11 है, इन दोनों में कॉमन क्या है 11, 11 कॉमन ले लिया जाए इन दोनों टर्म में, तो यहाँ मिलेगा 5 इंटू 7, यहाँ मिलेगा 1, तो 11 इंटू कितना होगा 35 36। तो आप देख सकते हो इसको हम ये लिख दिया। ठीक है, और ये क्या है 2 फैक्टर है, ये पूरा नंबर क्या है सिंप्लीफाई हो गया इन 2 फैक्टर्स में। और भी फर्दर फैक्टर कर सकते हो आप, 9 इंटू 4 लिख सकते हो। तो देख रहे हो ना, मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर, 2 और मोर देन 2 फैक्टर। तो जब भी 2 और मोर देन 2 फैक्टर मिले तो वो नंबर कैसा होगा कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये नंबर कैसा होगा कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, हो गया। अगला क्वेश्चन ओके, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये बोलता है प्रूव दैट रूट 7 इज एन इररेशनल नंबर। ठीक है, आपको रूट 7 को इररेशनल नंबर प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो
रूट 7 को इरेशनल प्रूव करना है तो पहले आप रेशनल जान लो। रेशनल होता क्या है? रेशनल पहले जानो, रेशनल प्रूफ हो जाएगा। रेशनल होता है P अपॉन Q वेयर P एंड Q बोथ आर इंटीजर एंड PQ का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है 1 होना चाहिए। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब यह है कि P और Q दोनों नंबरों को 1 के अलावा कोई नंबर डिवाइड नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे 4/16, अगर मैं 4/16 लेता हूं तो 4/16 क्या रेशनल है? नहीं, रेशनल नहीं होगा। दिख तो रहा है P अपॉन Q फॉर्म का है और P Q को जो है P और Q दोनों इंटीजर हैं, लेकिन P Q को 1 के अलावा 4 भी डिवाइड कर रहा है। 4 को 4 डिवाइड कर सकता है, 16 को भी 4 डिवाइड कर सकता है। इसका मतलब ये रेशनल नहीं है। तो अगर ये रेशनल नहीं है तो क्या इरेशनल है? नहीं, इरेशनल भी नहीं है। इसको अभी अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में जाने दो। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या बन सकता है ये? हाँ, ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में बन सकता है। कैसे? 4 से डिवाइड करो, 4 को 1 टाइम्स, ठीक है, और 16 को 4 टाइम्स। अब ये 1/4 बन गया। क्या 1/4 इंटीजर है? 1 भी इंटीजर, 4 भी इंटीजर। और क्या 1 और 4 को 1 के अलावा कोई नंबर डिवाइड कर सकता है? नहीं। इसका मतलब ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में बनने के बाद अब आप ये बोल सकते हो कि ये क्या है? ये रेशनल है। ठीक है ना? अब देखो, हमको रूट 7 को क्या प्रूव करना है? इरेशनल प्रूव करना है। तो हम लोग यूज करेंगे कंट्राडिक्शन मेथड। कंट्राडिक्शन मेथड ये क्या है? कंट्राडिक्शन का मतलब होता है कंट्राडिक्ट करना। ठीक है, कंट्राडिक्शन का मतलब होता है कंट्राडिक्ट करना। कंट्राडिक्ट का मतलब विरोध। ठीक है, अपनी स्टेटमेंट से उल्टा बोलना। कुछ आपने स्टेटमेंट बोला और उसको उल्टा साबित कर दिया, ये होगा कंट्राडिक्शन। तो इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो मुझे ये बताना है खुद को कि मैं गोरा हूं। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? मैं क्या करूंगा, एक काले बंदे को लेके आऊंगा। ठीक है, और उसके रिस्पेक्ट में ये बोल दूंगा कि अब देख लो कि मैं क्या हूं। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये बंदा गोरा है। ठीक है, तो यही मेथड हम लोग यूज करेंगे यहां भी, कंट्राडिक्शन मेथड। पहले हम ये मान के चलेंगे कि चलो ठीक है, रूट 7 रेशनल मान लेते हैं, फिर बाद में ये प्रूव कर देंगे, ठीक है, कि ये रेशनल वाली कोई प्रॉपर्टी नहीं रख रहा है। तो अगर रेशनल वाली कोई प्रॉपर्टी ये नहीं रखता है तो क्या होगा? इरेशनल होगा। तो इतना सिंपल है। चलो देखते हैं, रूट 7 को इरेशनल प्रूव करना है तो क्या करो? लेट सपोज रूट 7 इज अ रेशनल नंबर। चलो मान लेते हैं कि रेशनल है। तो अगर रूट 7 को आपने रेशनल बोल दिया है तो इसको a अपॉन बी फॉर्म में लिखना पड़ेगा, a अपॉन बी फॉर्म में। ठीक है, ये अंडरस्टूड है कि a b क्या है? a एंड b बोथ आर इंटीजर। और ये भी बोलना पड़ेगा a b का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होगा? 1 होगा। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जब भी रूट 7 को a अपॉन बी, रूट 7 को आपने रेशनल अगर आपने मान लिया है तो a अपॉन बी फॉर्म में आप लिख सकते हो, जहां पे आपको बताना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा a b क्या है? इंटीजर है, और a b का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है? 1 है। अब क्या करें? अब सबको पसंद है, रूट तो पसंद नहीं है ऑब्वियसली। तो सबको ये पसंद है कि स्क्वायरिंग किया जाए, क्योंकि रूट अच्छा नहीं लगता। स्क्वायरिंग करो, स्क्वायरिंग करो बोथ साइड। तो ये हो जाएगा 7, ये होगा a² अपॉन b²। अब देखो, मैं इसको लिख सकता हूं b² इक्वल a² अपॉन 7, b² इक्वल a² अपॉन 7। रियल नंबर पार्ट 1 में मैंने एक स्टेटमेंट लिखवाया था। क्या स्टेटमेंट था वो स्टेटमेंट था इफ, वो क्या था? इफ p इज अ प्राइम, if p is a prime number and p divides a square, then p also divide a. If p is a prime and p divides a square, then p also divide a. सिंपल, लिखना भी नहीं पड़ेगा। इसका मतलब अगर p is a prime number and p divides a square, then p also divide a, तो आपको पता होगा कि 7 क्या होता है? प्राइम नंबर।
और 7 क्या कर रहा है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 7 ए को भी डिवाइड करेगा। तो यहां से आप लिख सकते हो हियर 7 डिवाइड ए स्क्वायर, देन 7 आल्सो डिवाइड ए। इसको स्टेटमेंट 1 बोल दो या इक्वेशन 1 बोल दो, ठीक है। एक स्टेटमेंट है जिसको आपने स्टेटमेंट 1 बोल दिया। अब देखो आपने ये शो कर दिया है कि 7 ए को डिवाइड कर रहा है, 7 ए को डिवाइड कर रहा है। अगर आपने ये शो कर दिया कि 7 बी को भी डिवाइड कर रहा है, तो अब सोचो ए और बी को 1 के अलावा 7 भी डिवाइड करेगा। तो अगर ए और बी को 7 के अलावा 1 के अलावा अगर 7 भी डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ए अपॉन बी क्या होगा, रेशनल नहीं होगा। तो अगर कोई नंबर रेशनल नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल होगा, ठीक है। एक ही लॉजिक है, रेशनल नहीं तो इरेशनल। एक स्टेटमेंट हमको समझ में आ गया यहाँ से कि 7 डिवाइड ए, तो 7 अगर ए को डिवाइड कर रहा है तो क्या ए को लिख सकते हो 7m, where m is some positive integer। पॉजिटिव इंटीजर क्या इंटीजर, बात देखिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग नेगेटिव नंबर को डिवाइड तो करते नहीं, तो i प्लस बोलना सही है। i प्लस का मतलब पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा 7m क्या है, m क्या है, m के बारे में आपने बोल दिया कि वो इंटीजर है। देखो बच्चों, अगर a को 7 डिवाइड कर रहा है, इफ 7 डिवाइड a, तो a किस फॉर्म का हो सकता है। अगर वो 7 डिवाइड कर रहा है, 7 से अगर वो डिवाइड हो रहा है, या a को अगर 7 डिवाइड कर रहा है, तो a किस फॉर्म का हो सकता है। a या तो 7 होगा, या तो 14 होगा, या तो 21 होगा, 28 इसी फॉर्म का होगा। 7 होगा या 14 होगा, 21 होगा, 28 होगा, ऐसे ही नंबर्स होंगे, तभी तो 7 से डिवाइड होगा। तो a इस फॉर्म का है, a को आपने 7m लिखा है, और m के बारे में क्या बोला है, वो i प्लस है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर है। इंटीजर का मतलब 1 2 3 4 5 पॉजिटिव इंटीजर। m की जगह अगर 1 रखोगे तो क्या मिलेगा, 7 रख। m की जगह 2 रखो क्या मिलेगा, 14। m की जगह 3 रखने पे 21 मिला है ये सब नंबर। इसका मतलब a को 7m लिखना सही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो भी ये आप लिखे हो, ये इक्वल 7m, इक्वल 7m की वैल्यू इसमें रख दो, इसको इक्वेशन 1 बोल दो, इसको स्टेटमेंट नंबर 2 बोल दो, ये सही रहेगा, ठीक है। यहां लिखते हैं put the value of a in equation 1, in equation 1 में रखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, ए की जगह क्या रखना है 7m, तो ए स्क्वायर कितना होगा 49m स्क्वायर अपॉन कितना 7 से कैंसिल आउट करो, तो कैंसिल आउट करने पे ये 7 हो गया। तो यहां दिख रहा है कि बी स्क्वायर इक्वल क्या दिख रहा है 7m स्क्वायर। अब इसको इस तरफ लिखो, m स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर अपॉन 7। अब देखो इस इक्वेशन से आपने ये स्टेटमेंट पास किया है, बी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर अपॉन 7 था, तो आपने क्या लिखा 7 डिवाइड ए स्क्वायर, देन 7 आल्सो डिवाइड ए। अब यहां पे देखो 7 डिवाइड बी स्क्वायर, ठीक है, सिंस 7 डिवाइड 7 डिवाइड बी स्क्वायर, देन 7 आल्सो डिवाइड बी, और इसको स्टेटमेंट नंबर 3 बोल दो, स्टेटमेंट नंबर 3 हो गया। स्टेटमेंट 2 और 3 से आप ये जान गए कि ए और बी को 1 के अलावा एक और नंबर डिवाइड कर रहा है, वो नंबर क्या है 7 है, वो नंबर क्या है 7 है। तो बाई स्टेटमेंट
नंबर 2 एंड स्टेटमेंट नंबर 3, आप ये समझ चुके हो कि ए और बी को 1 के अलावा 7 भी डिवाइड कर रहे हैं। अगर ए और बी को 1 के अलावा 7 भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ए अपॉन बी क्या होगा, रैशनल तो नहीं होगा। तो अगर रैशनल नहीं है तो क्या होगा, इर्रेशनल। सिंपल। यहाँ लिख सकते हो बाई स्टेटमेंट नंबर 2 and 3 we can say A upon B is not a rational number, hence it is irrational, hence it is irrational. A upon B क्या हो गया, irrational बन गया, irrational, ठीक है। और a upon b किसके बराबर है, √7 के बराबर। इसका मतलब √7 क्या है, irrational। बस खत्म, √7 इज irrational। यही सब लिखना है आपको, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। और सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल दिया है आर डी शर्मा में, ठीक है, 2-4 देख लेना, आ जाएगा समझ में। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बोर्ड पूछता है, सिंपल सा लॉजिक है। आपको एक बार ये बताना है कि चलो ठीक है, √7 क्या है, एक रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर होगा तो a अपॉन बी फॉर्म में लिख सकते हो, जहाँ पे आपको ये बताना पड़ेगा कि ए बी क्या है, इंटीजर है, एंड ए बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है, 1 है। आपने यहाँ दिखा दिया कि a को 7 डिवाइड कर रहा है, और यहाँ दिखा दिया b को b 7 डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ऊपर हम ये बोल के आए थे a b को 1 के अलावा कोई डिवाइड नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ नीचे पता चला कि a b को 1 के अलावा 7 भी डिवाइड कर रहा है। तो अगर ए बी को 1 के अलावा 7 भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ए अपॉन बी क्या होगा, रैशनल नहीं होगा। तो अगर वो रैशनल नहीं है तो क्या होगा, इर्रेशनल। खत्म। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। प्रूव दैट 2√5 - 7 इज एन इर्रेशनल नंबर। अब देखो ये भी क्वेश्चन वैसे ही है, लेकिन क्या इतना बड़ा होगा, नहीं। इसको आप आसानी से बता सकते हो, ये इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। कैसे, देखो 2√5, वही करो, लेट सपोज 2√5 - 7 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो अगर 2√5 को आपने रैशनल बोल दिया है तो आप इसको a अपॉन बी फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। 2√5 - 7, ये -7 भी है, ठीक है। 2√5 - 7 को a अपॉन बी अब लिख सकते हो, अगर आपने बोल दिया है कि वो रैशनल है तो। यहाँ के बाद आप लिख सकते हो इसको 2√5, इस 7 को उधर लेके जाओ, a अपॉन बी प्लस 7 हो जाएगा। यहाँ से 2√5 इक्वल लिख सकते हो a प्लस 7b अपॉन बी, 2 को भी डिवाइड कर दो, √5 इक्वल a प्लस 7b अपॉन 2। इतना करने के बाद आपको ऑब्जर्व करना है, क्या ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड में जो भी नंबर है, a क्या है, इंटीजर है, b क्या है, इंटीजर है, 7 क्या है, इंटीजर है, 2 क्या है, इंटीजर है। इंटीजर अगर हम लेते हैं और उसको प्लस माइनस डिवाइड कुछ करते हैं तो क्या मिलेगा, एक रैशनल मिलेगा, ठीक है। तो राइट हैंड साइड क्या है, एक रैशनल नंबर है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड क्या है, अभी आपने देखा √7 क्या था, इर्रेशनल था, प्रूफ हो चुका है। और मैंने ये भी बताया था कि रूट के अंदर प्राइम नंबर आता है तो क्या होगा, इर्रेशनल होता है। रूट के अंदर क्या है,
5 है। 5 क्या होता है? प्राइम होता है। रूट के अंदर 5 क्या होगा? इरेशनल होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? इरेशनल है, ठीक है। राइट हैंड साइड एक रेशनल नंबर है, लेफ्ट हैंड साइड एक इरेशनल नंबर है। क्या ये कभी इक्वल होगा? नहीं होगा, क्योंकि रेशनल इरेशनल इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है? ये जो आप मान के चले थे a अपॉन बी मीन्स (2√5 - 7) को जब रेशनल माने थे, इसका मतलब ये मानना कि 2√5 - 7 रेशनल है, गलत है। क्यों? क्योंकि मान के चले थे और क्या मिला? इरेशनल इक्वल रेशनल आ गया। इसका मतलब जो माने हुआ 2√5 - 7 इज अ रेशनल नंबर, वो गलत है। तो अगर ये रेशनल नहीं तो क्या होगा? इरेशनल। खत्म। Hence we can write 2√5 - 7. 2√5 - 7 is an irrational number. खत्म। ये क्वेश्चन भी खत्म। अगला अगला है क्वेश्चन नंबर 6, 7 जो भी है, 6 या 7। क्वेश्चन नंबर 7 है। ये क्या है? फाइंड आउट विदाउट डिवाइडिंग whether a number is terminating or not. तो नंबर कौन सा है? 121/80. फाइंड आउट विदाउट डिवाइडिंग whether a number is terminating or not. आपको ये बताना है कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है या नहीं है, मीन्स टर्मिनेट करेगा या नहीं करेगा, विदाउट एक्चुअल डिवीजन। आपको विदाउट डिवीजन ये बताना है कि ये नंबर टर्मिनेट करेगा या नहीं करेगा। तो मैंने एक सिंपल सा रूल आपको बताया था। क्या बताया था? कि जब भी कोई नंबर P/Q फॉर्म का होगा तो आपको Q देखना है, मतलब डिनोमिनेटर पार्ट देखना है। अगर ये 2 पे m और 5 पे n और 2 पे n इंटू 5 पे n, इन तीनों में से किसी फॉर्म का दिख जाएगा, ठीक है, तो ये क्या होगा? ये टर्मिनेट करेगा। अदरवाइज क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है। तो ये नंबर P/Q फॉर्म का तो है ही। इसको आप लिख सकते हो 121 अपॉन, इस पे दिमाग लगाना है, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो आप? इसके लिख सकते हो आप 8 इंटू 10 को फिर लिख सकते हो 2 इंटू 5। इसका मतलब 121 अपॉन कितना हो गया? 8 का मतलब 2 पे 3 और एक और 2 है, मतलब 2 पे 4 इंटू 5। अब देखो, इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिए इस तरह। अब आप डिनोमिनेटर पार्ट को देखो। डिनोमिनेटर पार्ट में क्या है? 2 पे कुछ पावर है इंटू 5 पे कुछ पावर है। 5 पे पावर क्या है? 1 है। इस फॉर्म का दिख गया आपको। इसका मतलब क्या होगा? दिस इज टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है? टर्मिनेटिंग नंबर है। टर्मिनेटिंग। सोचो अगर यहां पे 3 आ गया होता, यहां भी 3 आता, इनके अलावा 3 आ गया, 2 5 के अलावा कोई नंबर आ गया, इसका मतलब क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। 2 और 5 के अलावा अगर कोई नंबर आता है तो वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। सिंपल। अगर 3 आता तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, बट 3 नहीं है, इसलिए क्या होगा? टर्मिनेटिंग। हो गया क्वेश्चन। अगला
क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूज यूक्लिड डिवीजन lemma to show that the cube of any positive integer is of the form 9m plus 1 और 9m plus 8। ठीक है, आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करते हुए आपको ये बताना है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m plus 1 एंड 9m plus 8। अच्छा, लेमा यूज करना है। लेमा का स्टेटमेंट क्या था? लेमा का स्टेटमेंट था कि किसी नंबर को BQ प्लस आर फॉर्म में आप लिख सकते हो, ये था लेमा। ठीक है, उसी का यूज करते हुए आपको ये सब प्रूव करना है। किसी नंबर का क्यूब करने पे, किसी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करने पे या तो नंबर 9m फॉर्म का होगा, या तो 9m plus 1, या फिर 9m plus 8 फॉर्म का होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि चलो आपको डिसाइड करना है यहाँ पे बी डिसाइड करना है, और आपको क्वेश्चन वाला हिंट दे रहा है। यहाँ पे देखो 9 इसका मतलब बी की जगह आप 9 ले सकते हो, पहली बात। दूसरी बात ये है कि कहीं आपको कुछ क्यूब करना है, मतलब 9 का क्यूब करना पड़ेगा आपको। अगर आप बी की जगह 9 लेते हो तो 9 का क्यूब करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो आप ये काम कर सकते हो, ये एक ट्रिक है कि यहाँ बी की जगह आप 9 तो ले सकते हो, करेक्ट, लेकिन बी की जगह आप 3 भी ले सकते हो। इसका सब मल्टीपल 9 दिख रहा है, 9 का सब मल्टीपल 3। ठीक है, 9 से छोटा जो 9 को डिवाइड कर दे 3। इससे क्या होगा, 3 लेने से जब आप उसका क्यूब करोगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बी की जगह क्या लेंगे, यहाँ पे बी की जगह 3 ले लो। अब अगर बी की जगह हम यहाँ पे 3 लेते हैं तो E इक्वल क्या होगा, 3Q प्लस R। ठीक है, और यहां मानना पड़ेगा लेट ए बी अ पॉजिटिव, क्या लेना था, पॉजिटिव इंटीजर लेना था। ए बी अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, चलो भाई इतना हो गया। अब R के बारे में जानते हो आप। अगर B की जगह आपने 3 ले लिया तो R क्या हो सकता है भाई? R की वैल्यू क्या होगी? R की वैल्यू होती है या तो पॉजिटिव या तो डिवाइजर से छोटा, तो 3 से छोटा होगा। तो R के नाम पे आप क्या ले सकते हो? R या तो पॉजिटिव या तो 3 से छोटा। तो R या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से क्या होता है, छोटा होता है। या तो 0 आएगा रिमाइंडर, या तो 1 या तो 2। इसका मतलब आपको नंबर क्या क्या मिल सकता है? ए के नाम पे क्या मिल सकता है? जिस दिन R की वैल्यू यहाँ 0 रखोगे तो ए क्या मिलेगा, 3Q। ये पहला नंबर हो गया। सेकंड, जिस दिन R की जगह 1 रखोगे तो ये क्या मिलेगा, ए की जगह 3Q प्लस 1 मिलेगा। और जिस दिन R की जगह 2 रखोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ ए की वैल्यू 3Q प्लस 2। मीन्स आपको ये 3 नंबर्स मिल सकते हैं। ठीक है, ये 3 नंबर्स मिल सकते हैं। अब क्या करना है, नंबर्स तो मिल गया, अब आपको क्यूब करना है। यहाँ पे क्या करना है, क्यूब करना है। क्यूब करने पे ही आपको पता चलेगा कि जो क्यूब किया जा रहा है, जब क्यूब आप कर रहे हो, क्यूब करने के बाद नंबर या तो इस फॉर्म का मिल रहा है, या तो ये फॉर्म बन रहा है, या तो ये फॉर्म बन रहा है। ठीक है, तो काम करते हैं, क्यूब कर ही लेते हैं। क्यूब करो। क्यूब नंबर है, फर्स्ट केस नंबर 1, जब ए की वैल्यू क्या है, 3Q है, 3Q है। अब क्यूब करने में क्या होगा, ए क्यूब कर क्या हो जाएगा, ए है, ए क्यूब कर हो जाएगा 3Q का क्यूब। इसका मतलब 3 का क्यूब कितना होता है, 27
क्यू क्यू। अच्छा 27 को आप, क्योंकि हर फॉर्म को कैसे दिखाना है, 9m 9m+1 या 9m+8, इसको लिख सकते हो आप 9 इंटू 3q, ठीक है। अब देखो क्या आप इसको लिख सकते हो 9, इस पूरे को आप q मान लो या m मान लो, m, क्योंकि देखो q क्या है, एक इंटीजर है, उसका क्यूब करोगे क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा, और यहाँ पे आप m की जगह इंटीजर बोल दो, काम खत्म। इसका मतलब आपने जब नंबर का क्यूब किया किस फॉर्म का मिला, 9m फॉर्म का मिला, ठीक है। एक तो हो गया करेक्ट, नंबर का क्यूब करने पे आप 9m मिल गया, 9m। अब केस नंबर 2, केस नंबर 2 में क्या है, 2 में ये 3q+1, ए के नाम में क्या है, ए के नाम पे है 3q+1। अब इसका क्यूब करना है, क्यूब करो, ए क्यू क्या होगा, 3q+1 का क्यूब करना पड़ेगा, यहाँ a + b होल क्यूब लगेगा, क्या होता है a³ + b³ + 3ab a + b, ठीक है। तो कर देते हैं, कितना होगा, a का क्यूब मतलब 27q³ + 1 का क्यूब 1 + 3ab मतलब 3 इंटू 3q, उसके बाद a + b 3q+1 कितना है 27q³ + 1 + ये 9q, तो 27q² + 9q, ये मिला, ठीक है। अब देखो इन सारे नंबरों में, इसमें इसमें और इसमें क्या कॉमन है, 9 कॉमन है। 9 कॉमन लेने पे क्या मिलेगा, यहां मिलेगा 3q³ प्लस यहां क्या मिलेगा, पता नहीं नीचे आ रहा होगा, नहीं क्या मिलेगा देख लेना आप, यहां मिलेगा आपको 9 कॉमन लिया तो 3q² और यहां मिलेगा 1, ठीक है। बच गया ये 1, इसको अलग रखो। अब इस पूरे नंबर को क्या बोल दो, इस पूरे नंबर को जो मिला है उसको m नाम रख दो। इसका मतलब EQ क्या मिल गया, यहाँ पे यहां से यहां देखो, EQ मिल गया आपको 9m+1 फॉर्म, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जब आप इस नंबर को आपने क्यूब किया, इस नंबर का भी क्यूब किया, तो आपने क्या पाया, ये नंबर किस फॉर्म का बन गया, 9m+1 फॉर्म का, ठीक है, जो कि है ट्रू। अब इसी फॉर्म का जो दिखाना था, या तो वो 9m फॉर्म का मिलेगा, या 9m+1 फॉर्म का मिलेगा, या 9m+8 फॉर्म का मिलेगा, ठीक है। तो 2 नंबर तो मैंने ले लिया, ये और ये, ठीक है। जगह कम पड़ने की वजह से तीसरा आप कर लेना। अब क्या करना है, तीसरा नंबर a = 3q+2 रखना है, ठीक है। इसका क्यूब करना है, क्यूब करने पे जो नंबर मिलेगा या तो इस फॉर्म का बनेगा, या तो इस फॉर्म का बनेगा, या तो इस फॉर्म का बनेगा, ठीक है ना। तो आप कर लेना। तो ये था रियल नंबर के डिफरेंट क्वेश्चन, अलग अलग फॉर्म के, और इतने फॉर्म के ही क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है एक्चुअल में, ठीक है। इसी से फॉर्म के जो क्वेश्चन होते हैं, इसके अलावा नहीं मिलने वाला है आपको, मतलब कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन नहीं आता है। वर्ड प्रॉब्लम भी आते हैं 1-2, जिसमें LCM HCF निकालना रहता है, वो सारे वर्ड प्रॉब्लम आप फील करके भी कर सकते हो। कैसे फील करना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग RD शर्मा करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, मस्ट है, और थोड़े अच्छे लेवल के हैं, वो सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तब तक के लिए ये 8 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो आप। अच्छे क्वेश्चन थे, अलग अलग फॉर्म के थे, आसान क्वेश्चन थे, ठीक है, जो डायरेक्ट बोर्ड पूछता है उस लेवल के क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग RD शर्मा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, कुछ अलग से क्वेश्चन भी करेंगे। तब तक के लिए बाय।